एक बार संध्या के समय वीरपुर के राजा चंद्रभानु सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपने को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुँच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबरा कर कहा तो राजा ने कहा, आप डरो नहीं, मैं वीरपुर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी माँ की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा अलीगढ़ के धनी सेठ करोड़ी मल थे। मेरी माँ पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और चूंकि मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसीलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादाजी और दादी ने मेरी माँ को अपशकुनी और मनहूस यह कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई है और उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। जब वो गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीब के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनने के योग्य बनूं। महाराज, यह शब्द कहते ही मेरी माँ ने प्राण त्याग दिए। मेरी माँ के जीवन काल की समाप्ति हो गई। माँ जीवित रहते हुए भी उसने बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज बेटा, बड़ी ही दुखी भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा यह बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? बच्चे ने कहा, आपके साथ महाराज। राजा ने कहा, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात पर वह तुमसे वादा करते हैं, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर वह राजा के साथ उनके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज? रानी, उसका नाम कालू है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज जी न जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। राजा ने अपनी रानी से पूछा, महारानी आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से कालू तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आज से इस बच्चे का ध्यान में रखूंगी। उस रात कालू सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी, कालू को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन राजकुमार, राजकुमारी और कालू को भोजन परोसा गया। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि कालू को पत्तल पर भोजन परोसा गया। इससे कालू नाराज हो गया और कहा कि वह पत्तल में खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? कालू ने जवाब दिया कि वह खाना खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया है। रानी ने कहा कि अगर वह राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है तो खाए, वरना ना खाए। कालू ने कहा कि वह तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता।
इससे नाराज होकर कालू महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा कि कालू को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह कालू की परख करना चाहती थी, जिससे पता चलता है कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता। महारानी, बेशक उसे पत्तल में भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला न जाए। महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? राजा तुरंत कालू को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। राजा ने सोचा कालू अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। इधर जब कालू वापस जंगल में आ गया तो गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम से एक विशाल वन था जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहते थे। वह बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा पर जाएं। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। उसी वन में कालू नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाता उसे कालू बिना किसी झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता तो डाकू कालू उसे लूट लेता था। इस तरह डाकू कालू का खौफ पास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्रित हुए और उन्होंने डाकू कालू से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, कालू डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कुछ भी करके निपटना होगा। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोलेंगे तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे। तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। दूसरे ने कहा, विचार तो बहुत अच्छा है, तो फिर देरी किस बात की है? आज ही कालू डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग शस्त्र अस्त्र से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू कालू को ललकारते लगे, कहाँ छिपा है डाकू कालू? बाहर निकल, देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा। आज हम अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारा सामना करने के लिए आए हैं। तू कहाँ छुपा हुआ है? चल जल्दी बाहर निकल। यूं कहकर उसे ललकार के सभी लोग उसे बुलाने लगे। आज हम तुमसे सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के चक्कर में झोपड़ी में छुपे डाकू कालू ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वो अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है। जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे, डाकू कालू ने सोचा कि यहाँ तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे। मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहाँ से उठा और चुपचाप वहाँ से भाग निकला। जल्द ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुँचा तो वह बहुत ही हाफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? साधु ने फिर से पूछा, कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? कालू ने कहा, नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब कालू ने ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि अर्थात साधु ने कहा कि तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा।
ऋषि ने कहा, बेटा यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। कालू ने कहा, परंतु ऋषिवर मैं विद्या कैसे प्राप्त करूंगा? मेरे पास तो शिक्षा है तो कोई धन नहीं है, मुझे कोई कौन पढ़ाएगा? ऋषि ने कहा, बेटा यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर कालू ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे थे, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि ने कहा, जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। कालू ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी कालू को खोजती हुई लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगे, बाबा क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हैं? लोगों ने कहा, हम कालू डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है, इसीलिए आज हम सब उसे मारने आए हैं। साधु बाबा बोले, क्या तुम कालू को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने कहा, साधु बाबा तुम क्या कह रहे हो? डाकू मर चुका है? साधु ने कहा, हाँ भाई, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। कालू कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उसकी बात पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? कालू तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसीलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु ने कहा, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो। साधु ने कहा, हर समय तुम्हारे मन में यही डर बना रहता है, लोग कहें कि कोई तुम्हें मार न दे। बोलो, सत्य है ना? कालू ने कहा, हाँ साधु बाबा, आप सत्य कह रहे हैं। फिर कुछ सोचकर कालू डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूँ कि आप मुझे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे अवश्य करूँगा। साधु ने कहा, अगर ऐसा है तब आओ मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और कालू उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहनी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, कालू, इन दोनों पत्थर को सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। कालू ने कहा, अच्छा साधु बाबा। और कालू ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठाकर अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? कालू ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा एक पत्थर फेंक दो। कालू ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर के बाद कालू ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है, अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे पीछे आओ। कालू ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। वहां पहुंचकर कालू ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्या रूपी दो भारी पत्थर का बोझ था, जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसीलिए तुम एक काम करो, आज से लूट मार और हत्या करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो।
तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे, तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। कालू ने कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि जिन लोगों से मैंने धन लूटा था वे कौन थे और कहाँ के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, इसीलिए तुम ऐसा करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में दे दो। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। कालू ने बात ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद कालू वापस वन में साधु बाबा के पास आया और बोला, साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे ज्ञान से परिपूर्ण बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दीजिए। कालू ने साधु बाबा से विनती की। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, कालू, जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो। दूसरों की सहायता करना ही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा भी है। कालू ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और उनके सानिध्य में 5 वर्ष बिताए। साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। एक दिन साधु बाबा ने कहा, कालू, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कालू ने उत्तर दिया, पर मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है, यह तो अमूल्य है। कालू ने शिक्षा आरंभ की और आश्रम के कामों में भी मदद करने लगा। वर्षों बीत गए, कालू युवा हो गया। एक दिन आशीर्वाद देते हुए साधु बाबा ने कहा, कालू, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हो, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। कालू ने पूछा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना है? साधु बाबा ने उत्तर दिया, कालू, अब तुम युवा हो, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, इसीलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। कालू ने निराश होकर कहा, गुरुदेव, मैं तो एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझे जैसे आदमी को कौन काम देगा? साधु बाबा ने सलाह दी, जाओ, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से और बल से जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। कालू ने वीरपुर जाने का निश्चय किया। वीरपुर वह राज्य था जहाँ के राजा ने बचपन में उसे आश्रय दिया था, परंतु रानी ने उसे अपमानित करके निकाल दिया था। जब कालू वीरपुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक से मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए मंत्री का पद खाली पड़ा है। राजा के दरबार में आज मंत्री के खाली पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव होना था। कालू दरबार में पहुंचा और जो कुछ हो रहा था उसे ध्यान से देखने लगा। उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे और सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की अचानक मृत्यु से पद रिक्त हो चुका है। यह पद अधिक दिनों तक खाली नहीं रह सकता। राजा ने उत्तर दिया, आप ठीक कह रहे हैं सेनापति। परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उनके पुत्र सारंग को सौंपा जाएगा। लेकिन कालू ने कहा, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदलना ही समझदारी है। फिर एक युवक ने कहा, महाराज, मेरा नाम यश है और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। कालू ने अपना नाम यश बताया ताकि राजा चंद्रभानु सिंह उसे पहचान न सके। कई सालों के बाद राजा चंद्रभानु सिंह बूढ़े हो चुके थे। कालू ने कहा, महाराज, आप जैसा चाहे मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। राजा ने कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है उसे हम तभी मानेंगे जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम वीरपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा चंद्रभानु सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी 2 तलवार तुरंत राज दरबार में पेश की गई। राजा ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम उत्तर दिशा में जाकर राज्य केसरपुर के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आओ। फिर राजा ने यश को
दूसरी तलवार दी और कहा, यश तुम्हें पश्चिम दिशा में सीमावर्ती राज्य विशालपुर में जाकर राजा विशाल को यह भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशा की ओर चल दिए। सारंग जब केशरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तो उसने राजा से कहा, राजन, मैं बीरपुर के राजा चंद्रभानु सिंह द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। राजा केसर सिंह ने तलवार के म्यान से उसे निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा ने पूछा, यह क्या है? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है, मैं नहीं जानता। फिर भी उसने राजा को जवाब दिया, राजन, लाल रंग का रहस्य यह है कि या तो आप हमारे राज्य की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहा देगी। राजा केसर सिंह ने अपने सेनापति को आदेश दिया, राजा चंद्रभानु सिंह ने हमें चुनौती दी है, आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दो। हम जल्द ही बीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर सारंग घबराकर वहां से चला गया। दूसरी ओर जब कालू विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने पूछा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तब कालू ने गहरी सोच में पड़ने के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राज्य और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूँ और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूँ। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को इस सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूँ। कालू ने धन्यवाद कहा और वह सेना की उस टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ बीरपुर की तरफ चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग और यश दोनों ही बीरपुर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बताया? तब सारंग ने सारी बात विस्तार से बताई। राजा बोले, ओहो सारंग, यह तुम क्या कर रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। जी महाराज, सारंग ने उत्तर दिया। उसी समय एक गुप्तचर आया और सूचना दी, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना बीरपुर की तरफ बढ़ी चली आ रही है। ओहो, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। राजा चिंतित हुए। तब वहां मौजूद कालू ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। जब मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसरपुर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि कालू ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज चंद्रभानु ने सारंग और कालू को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, कालू, तुम्हारी वजह से हम जीत सके, हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राज्यों को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंटों का अलग अलग अर्थ निकाला। यश ने बुद्धिमती और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया।
तब बताओ हम तुम्हें वीरपुर का मंत्री बनाएं या यश को। शारंग ने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम यश को वीरपुर का मंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद उसी रात को यश के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से यश को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए यश ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं, महाराज ने कहा। जब कालू को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने कालू नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, हाँ याद आया, उस वृद्ध बालक ने तब तक भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? कालू ने उत्तर दिया, मैं वही बालक हूँ महारानी जी। तब राजा चंद्रभानु सिंह ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। और मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जागती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ। यह सुनकर महारानी ने कहा, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह मंत्री ने कुशलता पूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा चंद्रभानु सिंह ने कालू को एक पत्र दिया और कहा, तुम उधमपुर राज्य जाओ, वहाँ चोरी छुपे काफी बढ़ गया है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य की को चोरों से मुक्त करो, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे पत्र लिखकर सहायता के लिए कहा है। फिर कालू उधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहाँ पहुँच गया। वह राजा शशिकांत सिंह के पास गया और बोला, राजा चंद्रभानु सिंह ने आपके नाम का यह पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, राजा चंद्रभानु सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें भेजा है? कालू ने पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास जा रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हितैषी राजा चंद्रभानु सिंह। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, यह आदमी एक समय में विख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा चंद्रभानु सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने कालू से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो कालू ने कहा, महाराज कालू है। कालू, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। उस दिन राजा शशिकांत सिंह कालू के साथ राज दरबार में पहुँचे और उनसे कहा, कालू, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। कालू ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि तुरंत ही कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, एक बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें, हमें हमारा धन वापस दिलाएं। पहले हमें सभी विवरण बताओ, तब हम कोई निर्णय पे जाएंगे। महाराज ने कहा। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने
शुरू से ही आपको पूरी बात बताऊंगी। और उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। महाराज, ये 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन ये चारों व्यापारी अपना संपूर्ण धन लेकर मेरे पास आए और कहा, बूढ़ी माँ, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूंगी? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगेंगे उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। मैंने कहा, यह तो बहुत सरल है, पर मेरे लिए क्या है? व्यापारी ने कहा, बूढ़ी माँ, इसके बदले में हम तुम्हें धन देंगे। मैंने तब कहा, तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। फिर उन्होंने घर में गड्ढा खोदा और 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी हुई उसे वहां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वे चारों बोले, बूढ़ी माँ, हम हर शाम को यहाँ भोजन करने आएंगे। मैंने कहा, बड़े शौक से आओ बेटो। रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना माँ? मैंने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन चारों व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहाँ पर धन अभी भी वैसे ही था जैसा छोड़ गए थे। अब उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, बूढ़ी माँ, यह मुद्राएं रख लो, यह तुम्हारे काम आएगी। मैंने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे बेटे। लेकर इन चारों में से एक ने मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजर सकती है। एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, मैंने भी अभी जाता हूँ। और वह घर की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है जब उसके साथी बाहर व्यस्त हैं और वह अकेले धन को हड़प सकता है। घर के अंदर पहुंचकर उसने मुझसे कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे साथी ने धन लाने के लिए मुझे भेजा है। मैंने कहा, सारे धन की एक साथ तुम लोगों को एक समय क्या आवश्यकता आ पड़ी? उसने कहा, अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। तब मैं दरवाजे पर आई और बाहर आकर मैंने चौपड़ खेल रहे व्यापारियों से बोला, तुमने जयंती से जो कहा है क्या वह ठीक है? उन्होंने कहा, हाँ बूढ़ी माँ, ठीक है, परंतु जरा जल्दी कर दो। तब मैं घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारे बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए गड्ढे को खोदकर तुम अपना धन ले जा सकते हो। वह व्यक्ति मन ही मन सोच रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह तेजी से गड्ढा खोदने में जुट गया। बड़ी ही तेजी से उसने सारा गड्ढा खोद लिया और धन के 2 बड़े बड़े थैले निकालकर बाहर रख लिया। फिर मुझसे बोला, बूढ़ी माँ, तुम जरा 1 लोटा पानी लेकर ला दो, मुझे बड़ी प्यास लगी हुई है। मैंने कहा, अभी लाई बेटा, और फिर मैं पानी लेने के लिए चली गई। इतने में पलक झपकते ही वह व्यक्ति दोनों धन के भरे हुए थैले उठाकर घर के पिछवाड़े से बाहर चला गया। घोड़े पर बैठकर तुरंत वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उसके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे सोचने लगे कि उसका मित्र अभी तक क्यों नहीं आया है। उन्होंने कहा, चलो अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों अंदर आए और मुझसे बोले, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले तुम अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। मैंने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया। तब तीनों व्यापारी यह सुनते ही तो सदमे में पड़ गए और कहने लगे, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों दे दिया? मैंने कहा, मैं दरवाजे पर आई तो थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? फिर मैंने अपनी कहानी पूरी तरह
पूरी करते हुए कहा, महाराज यही है सारी कहानी, बताइए इस घटना में मेरा क्या दोष है। फिर तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह बुढ़िया झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे इस बात का पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहाँ गया है। महाराज हम सब पर दया करें और इससे हमारा सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। महाराज सोचने लगे, ओह बड़ा ही विचित्र झगड़ा है, यह कैसे इन लोगों का निपटारा करूं? क्यों न कालू से इस झगड़े का निपटारा करने के लिए कहूं, इस प्रकार कालू के विवेक की परीक्षा भी हो जाएगी। यह सोचकर उन्होंने कालू से कहा, कालू क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? कालू ने कहा, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। कालू ने बूढ़ी औरत से पूछा, बूढ़ी माँ, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो तुमसे क्या कहा था? जी, उन्होंने कहा कि यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे, जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, इसीलिए एक के मांगने पर मत देना। क्यों भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें कुछ कहा है? हमें कुछ नहीं कहा। श्रीमान बूढ़ी ने आपको जो कुछ बताया वह सत्य है, लेकिन इसमें हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया, यही हमारी शिकायत है। तुम लोगों ने बूढ़ी से कहा था कि चारों एक साथ आकर मांगेंगे तब धन दे देना, अन्यथा नहीं देना। हाँ यही सच है। उसी तरह जब तुम सब आकर बूढ़ी माँ से पैसे मांगोगे तभी उसे तुम्हारे पैसे देने हैं, अन्यथा नहीं। हाँ महोदय, फिर आप यह बूढ़ी माँ की शिकायत क्यों लेकर आए हैं? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ, तब सभी मिलकर उससे अपने पैसे मांगो। यदि उस समय बूढ़ी माँ पैसे नहीं लौटा देती तब उसे दोषी माना जाएगा। तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे कि इस व्यक्ति ने बड़ी चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों में फंसा दिया है। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे तुमने सही फैसला लिया है, तुम लंबी उम्र पाओगे। जब व्यापारी सिर झुकाकर वहां से जाने लगे तब कालू ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धन राशि किसी अजनबी के घर में छुपाता है? धन की सुरक्षा के और भी उपाय होते हैं, सच सच बताओ तुम्हें यह धन कहाँ से मिला? महाराज हमने व्यापार से यह धन कमाया है, यही सच है, सच बताओ वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। कालू ने कहा, नहीं महाराज हम सच कह रहे हैं, वे बोले। कालू ने फिर कहा, जल्लादों को बुलवा लो, वे ही इनसे सच उगलवाएंगे। नहीं जल्लादों को मत बुलवाओ, हम सच बताते हैं। वे लोगों बताते हैं सच क्या है? सच यह है कि हम चारों साथी एक चोर का गिरोह थे और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर फरार है वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज ने कहा, ओहो तो तुम लोग चोर हो? जी महाराज बोले। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरी इज्जत के साथ राजमहल से विदा कर दिया जाए। महाराज ने कालू से कहा, कालू तुम परीक्षा में खरे उतरे हो, तुम्हें अपने आप विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है, हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह कालू से सलाह लेकर ही अपना प्रत्येक कार्य करते थे। फिर कालू जो डाकू था अब वह दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी कहलाने लगा। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारी वीडियो के साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।